दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा के बारे में। मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कि ब्रिटिश समय में था, लगभग 200 वर्षों तक जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हम पर शासन किया, तो उस समय भारतीय समाज के शिक्षा का स्तर क्या था, इन सभी विषयों का उत्तर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डालिए, अंग्रेज ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इस वीडियो को डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। समझने वाली बात है कि भारत के ऐसा नहीं है कि भारत की शिक्षा ब्रिटिश काल में ही शुरुआत हुई है, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति की अवधारणा के हिसाब से जो शिक्षा का परिभाषा होनी चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आसपास से इस तरह की शिक्षा को धीरे धीरे भारतीय समाज में फैलाना शुरू किया। उसके पीछे का उद्देश्य एक ही हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में जो क्लर्क वगैरह बना करते थे, तो अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लर्क चाहिए थे, उनको प्रशासन के लिए क्लर्क चाहिए थे। तो अंग्रेज़ों को इंग्लैंड से मंगाना और उनको क्लर्क पे भर्ती करना काफ़ी महंगा होता था। उनका एक बेसिक उद्देश्य यही था, शिक्षा देना भारतीयों को। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि समाज कल्याण के लिहाज से या फिर भारतीय समाज के उत्थान के लिए ऐसा किया जाएगा। तो यही उनकी मानसिकता थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय समाज के लिए भी ठीक ही हुआ कि एजुकेशन ना आया होता तो महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग न पैदा होते और हमारे भारत को आज़ादी थोड़ी देर से मिलती। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 3 एजेंट जो कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब कि उस समय की जो इंग्लिश बेस्ड शिक्षा थी उसको देने के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो सबसे प्लस फैक्टर था वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ कि किस एक्ट के तहत, किन नियमों के तहत इंडिया में अलग अलग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, अलग अलग एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की गई, मैकाले का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, मैकाले का मानसिकता क्या थी, वो सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मतलब पहला फैक्टर जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो भारतीय शिक्षा के लिए जिम्मेदार थी। दूसरा जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, क्रिश्चियन मिशनरी का क्या मतलब था? क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए जो धार्मिक संस्था होती थी उसको क्रिश्चियन मिशनरी कहते थे। और उन लोगों का उद्देश्य यही था कि क्रिश्चियन जो है वो देश में, भारतीय समाज में लोगों को प्रचार प्रसार किया जाए, धर्म में, अपने धर्म में परिवर्तन करके ईसाईकरण किया जाए। तो यही उनका बेसिक उद्देश्य होता था। लेकिन उन्होंने भारतीय शिक्षा जगत में भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये आपका सेकंड फैक्टर है जो कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए जिम्मेदार था। तीसरा आप था इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स। समझने वाली बात है कि जो कुछ समाज सुधारक होते थे, जैसे राजा राम मोहन राय की बात की थी मैंने, इससे पहले उन पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज को एक साइंटिफिक और तकनीक बेस्ड शिक्षा देने के पक्ष में थे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट को समझने के लिए। टू द पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी जो है वो भारतीयों को अपने प्रशासन के लिए शिक्षित करना चाहती थी। मतलब जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि उनको भारत के ही क्लर्क नियुक्त करने में कम पैसा लेना पड़ता था एज कम्पेयर टू में इंग्लैंड से अगर कोई भी आदमी मंगाओगे तो, इसलिए वो भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है, उनका कोई भी समाज सुधार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए वो लोकल कस्टम्स और लॉ को जानने के लिए भी ऐसा करते थे। अब जैसे कि भारतीय समाज में अगर मान लीजिए जमींदार को कोई बात समझानी है या फिर यहाँ पे ज़मीन के स्तर को समझना है, लोगों की मानसिकता को समझना है, तो उनको कुछ ऐसे भारतीय चाहिए जो कि जो इंग्लिश भी जानते हों और हिंदी भी जानते हों, या फिर कुछ अन्य भाषा जैसे बंगाली भाषा जानते हों, मद्रासी भाषा जानते हों, ठीक है, या फिर मराठी भाषा जानते हों। तो उस तरह की भाषा में मतलब कि कन्वर्सेशन करने के लिए उनको कुछ भारतीयों को अपनी तरफ से अंग्रेजी की शिक्षा देना आवश्यक था। वो इसको सही मानते थे। अगली बात, इसी उद्देश्य को लेकर के 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा बनाया। और मदरसा आप जानते हो वो डेडिकेटेड होता है मुस्लिम एजुकेशन के लिए। 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस में ये स्थापना की गई। और जिन्होंने स्थापना की थी, जिनके गवर्नर जनरल में हुआ था, वो जोनाथन डंकन थे, जिन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अब समझने वाली बात है कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स का मदरसा खोलने के पीछे उद्देश्य यही था कि हम मुस्लिम लॉ और मुस्लिम टीचिंग जो है वो भारतीय समाज के मुस्लिमों को, जो मुस्लिम यहाँ पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे मुगल ने शासन किया, ठीक है, अन्य मुगल शासकों ने शासन किया, तो उन सभी का जो छाप है वो भारतीय समाज पे पड़ा था। तो वो एक बड़े समुदाय को काउंटर करना चाहते थे। काउंटर का मतलब कि उनको प्रेरित करना चाहते थे, केंद्रीकृत करना चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं एजुकेशन प्राप्त करें और हम पे हमारे काम में आए। इसी तरीके से मैंने बताया कि 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला गया। इसका भी उद्देश्य सेम था। वो हिंदू कल्चर को समझना चाहते थे, ठीक है, नज़दीक से समझना चाहते थे, उसकी फिलॉसफी को समझना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश लोगों ने भारतीय शिक्षा को सपोर्ट किया इस तरीके से। अब मिशनरी ने सपोर्ट किया किसके लिए? ईसाईकृत और सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए। उनका मानना था कि एजुकेशन से ही आदमी सभ्य होता है, कल्चरल होता है, और वो हमारे काम आ सकता है, हमारी बातों को अच्छे से समझ सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो मिशनरी थी, मैंने बताया था ना कि क्रिश्चियन मिशनरी थी, उनको काम पे लगा दिया कि आप क्या करो कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में लोगों को जागृत करो और प्रेरित करो। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में
बैप्टिस्ट मिशनरी एक था, ये भी एक इंग्लिश मिशनरी थी। तो बैप्टिस्ट मिशनरी जो थी उसने विलियम कैरी 1793 के जो कि इंडिया में आया था उसकी अध्यक्षता में जो हुआ, तो उसमें ये तय किया गया कि बंगाल रीजन में श्रीरामपुर में लगभग 1800 ईस्वी के आसपास बंगाल के श्रीरामपुर क्षेत्र के आसपास उन्होंने कई प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। प्राइमरी स्कूल आप जानते हो क्या होता है, बेसिक एजुकेशन देने के लिए विलियम कैरी जब इंडिया आया 1793 में, तो उसने 5-6 साल बैप्टिस्ट मिशनरी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, प्राथमिक विद्यालय भी खोले। इसी तरीके से जो कुछ भारतीय समाज सुधारक थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय की बात आती है, इसी तरीके से कुछ अन्य समाज सुधारक थे जिनका मानना था कि एक चिंतनशील और तकनीकी शिक्षा भारतीयों को दी जानी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया जिस तरह से औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था, तो इनका मानना था कि अगर हम वैज्ञानिक पद्धति वाली शिक्षा लेते हैं, अगर पाश्चात्य संस्कृति वाली शिक्षा लेते हैं, तो हम अंग्रेजों के क्रियाकलाप को अच्छे से समझ पाएंगे। ये तकनीक उनका ठीक भी था। अब चार्टर्ड एक्ट जो 1813 आया, उसमें भारतीय शिक्षा की पहला कदम था जब कभी भी अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को शिक्षा देने के पक्ष में कोई भी कदम उठाया। मतलब चार्टर्ड एक्ट 1813 के पहले वो केवल रेवेन्यू कलेक्ट करते थे या फिर कुछ अन्य प्रकार के काम करते थे, लेकिन शिक्षा के लिए उन्होंने पहला काम जो किया था वो आपका चार्टर्ड एक्ट 1813 में किया था। चार्टर्ड एक्ट 1813 में एक प्राविधान किया गया जिसके अंतर्गत रुपया 1 लाख शिक्षा के लिए भारतीयों को प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि किस तरह की शिक्षा भारतीयों को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको ये भी डर था अगर हम इनको शिक्षित कर देंगे तो ये अपना अधिकार मांगने लगेंगे, जो हमारे लिए व्यापार के लिए अच्छा नहीं होगा, वो हमारा अपोज करेंगे। तो वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह की शिक्षा इनको दी जानी चाहिए, किस पैमाने पर शिक्षा देनी चाहिए, क्या मानव मात्र या फिर जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, क्या उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये सारी बातों की वजह से ये थोड़ा सा जो भारतीय शिक्षा को देने का परंपरा थी वो चल नहीं पा रही थी सही से। कुछ परंपरागत तो कुछ पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। अब भारतीय समाज में जो बड़े लोग थे जिनकी बात अंग्रेजों तक पहुंचती थी, उनमें से 2 गुट थे। कुछ मानते थे कि हमें परंपरागत शिक्षा लेनी चाहिए जो कि हमारी संप्रभुता को हानि ना पहुंचाए या फिर हमारे भारतीय समाज के संस्कृतियों से जुड़ा हुआ हो। दूसरे लोग ऐसे थे जो मानते थे कि पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा जो है वो हमको लेनी चाहिए। तो इस तरीके से ये चुनौती थी कि कैसे इसको समझा जाए। अब अंग्रेजों के सामने एक समस्या थी कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि आज के डेट में मदरसा होता है, हिंदी मीडियम स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, तो उनकी जो चुनौतियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनके इंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो वो ये नहीं तय कर पा रहे थे कि हम उनको शिक्षा किस माध्यम में दें, हिंदी माध्यम में दें या फिर किसी भारतीय परंपरागत भाषा में देने की कोशिश करें। तो ये उनके सामने चुनौती थी। अगर 1823 की बात करें तो अलॉटेड मनी जो थी वो यूज ही नहीं हो पाई थी। मतलब आप समझिए कि चार्टर्ड एक्ट 1813 में बना, लेकिन 1813 से 1823 तक चार्टर्ड एक्ट का कोई भी पैसा, जो 1 लाख रुपया उस जमाने का 1 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी, तो 1 लाख रुपया जो आया था उसका यूज नहीं कर पाए। मतलब 10 साल तक कोई यूज ही नहीं कर पाए। इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नमेंट जब आई, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री हुआ करते थे वहाँ पे, तो जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की शिक्षा देना तय किया। मतलब पहले मैंने बताया आपको कि शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा दी जाए वो तय नहीं हो पा रहा था। तो 1835 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग की गवर्नमेंट आई थी इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि वेस्टर्न साइंस मतलब कि जो पाश्चात्य विज्ञान है, जो कि मॉडर्न साइंस है, उसकी शिक्षा हिंदुओं को दीजिए, मतलब हिंदू नहीं मतलब हिंदुस्तान को दीजिए, और उसके साथ साथ लिटरेचर की भी शिक्षा दीजिए, लिटरेचर मतलब साहित्य की भी शिक्षा दीजिए। ये दोनों बातें हैं जिस पर उन पर ज़्यादा गौर किया गया। इसी तरीके से बेंटिक ने, मैंने जैसे बताया कि वो प्रधानमंत्री थे, तो बेंटिक ने मैकाले को नियुक्त किया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, उन्होंने टीबी मैकाले को नियुक्त किया। मैकाले का नाम आप जानते हो, मैकाले का प्रभाव भी बढ़ा भारतीय समाज की शिक्षा को लेकर के, उसको चेयरमैन नियुक्त कर दिया। किसका, फिर ध्यान से समझिए, कई बार एग्जामिनेशन पूछता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया बेंटिक के द्वारा और टीबी मैकाले को, ठीक है। वह किसी भी प्रकार की भारतीय साहित्य की शिक्षा का विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि भारतीयों को इस तरह की शिक्षा दी जाए जो कि परंपरागत शिक्षा हो या फिर भारतीय समाज की मूल से जुड़ा हुआ हो। वो अंग्रेजी शिक्षा देने के पक्ष में था। अब इसी को मैकाले मिनट्स कहा गया, क्योंकि मैकाले के पास ये अधिकार थे कि वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गाइड कर सकता था। इसलिए मैकाले ने कुछ नियम बनाए जिसको मैकाले मिनट्स के नाम से, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जिसको मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसने अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। उसका मानना था कि अगर हमें ईसाई मिशनरी को और स्ट्रांग करना है, अगर हमें अपने को यहाँ पे अधिक वर्षों तक शासन करना है, तो इन्हें अंग्रेजी शिक्षा पर ही जोर देनी चाहिए या फिर अंग्रेजी शिक्षा ही देनी चाहिए। और जो मैकाले था वो समाज के हर वर्ग को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। वो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, मतलब जो अमीर तबके के लोग थे, उन्हीं को शिक्षित करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको इससे लाभ ये था कि वो हमारे पॉलिसी को जल्दी समझ पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगली बात है कि वह भारतीयों को मन से अंग्रेज बनाना चाहता था। मतलब कि तन से तो हिंदू रहें, तन से तो वो मुस्लिम रहें, तन से वो भारतीय रहे, लेकिन मानसिक रूप से वो क्या करना था, वो अंग्रेज बनाना चाहता था। और वो काफ़ी कुछ सफल भी हुआ इस मामले में, ठीक है। अगली बात जो थी 1835 में, ठीक है,
एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे की स्थापना की गई और इसी तरीके से कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में की गई। किसके इंस्ट्रक्शंस पे की गई? मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के इंस्ट्रक्शंस पे की गई। अब समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप भूल के भी कभी इसको ड्रॉबैक नहीं करिएगा, इसको समझने की कोशिश करिए, कभी भी ड्रॉप ना करिएगा। ये है वुड्स डिस्पैच 1854। कहने का मतलब है कि चार्ल्स वुड जो था, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी 1854 में। 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी चार्ल्स वुड के पास था, तो उसने कुछ नियम बनाए, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसने क्या किया कि ये जो मंत्रणा है या फिर कह लीजिए एक पत्र था, ठीक है, जिस पत्र में ये लिखा हुआ था कि किस तरह से भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने लॉर्ड डलहौजी, जो कि उसमें गवर्नर जनरल था, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस तरह से भारतीय समाज में इस तरह की शिक्षा को देनी पड़ेगी। तो उसका एक लिस्ट था, ठीक है। इसको हम एक बड़े अच्छे नाम से जानते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसको मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी बात जो कि शपथ के तौर पे ली जाए या फिर कोई भी ऐसी बात जो कि नियम के तौर पे आ जाए, उसको मैग्ना कार्टा कहते थे। इसको शपथ पत्र या प्रमाण पत्र के तौर पे समझ सकते हो आप। तो उसके अंतर्गत कुछ गाइडलाइन जारी की गई भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि रेगुलराइज एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक। उन्होंने क्या किया, जैसे पहले मैंने बताया कि कुछ मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, कुछ मद्रास में, कुछ मुंबई में, कुछ कलकत्ता में यूनिवर्सिटी लगाने की बात की जा रही थी, यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन इसमें क्या किया गया कि इसमें प्राइमरी स्तर से यूनिवर्सिटी स्तर तक क्या हुआ कि एजुकेशन सिस्टम को लाने की कोशिश की गई, रेगुलराइज करने की कोशिश की गई। अब भारतीय जो थे वो इंग्लिश या किसी भी भारतीय लैंग्वेज में पढ़ सकते थे। मतलब पहले जो मैकाले था उसका मानना था कि भारतीयों को केवल अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुधार हुआ। ये आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो आया, तो उसमें ये बात कही गई कि भारतीयों को कुछ अन्य भारतीय लैंग्वेज में भी पढ़ने की अनुमति प्रदान होगी। अब जो अगली बात थी उसमें यह था कि शिक्षा व्यवस्था हर प्रोविंस में स्थापित होगी। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि मद्रास प्रोविंस था, ठीक है, इसी तरीके से आपका नॉर्थ प्रोविंस था जो कि यूपी और बिहार का क्षेत्र आता है, इसी तरीके से आपका जो बॉम्बे का प्रोविंस था, मद्रास का प्रोविंस था, बंगाल का प्रोविंस था। तो इन सभी प्रोविंस में एक बात तय की गई कि हर प्रोविंस में एक अलग शिक्षा व्यवस्था होगी। मतलब वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को खुद देखेंगे। जैसे आज के डेट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार हो गया, सब अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्था देखते हैं कि नहीं, सबका अलग बोर्ड होता है कि नहीं होता। तो इसी तरीके का काम किया गया। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इनका मानना था जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर जिला है तो उसमें कम से कम एक अगर सरकारी स्कूल होगा तो इससे क्या होगा कि हर क्षेत्र के लोग शिक्षित हो पाएंगे। ये एक अच्छा कदम था। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल को भी मान्यता दी गई। यदि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है और एक नियमों के तौर पर वो शिक्षा देना चाहता है तो उसका स्वागत है, वो प्राइवेट स्कूल खोल सकता था। इसी तरीके से लेकिन हाँ, महिला शिक्षा पर भी जोर देने की कोशिश की गई, लेकिन बड़े तबके को महिला शिक्षा में नहीं लाया जा सका। उसके पीछे का मैं एक रहस्य बताता हूँ, अभी बताऊंगा। उसके पीछे का रहस्य ये था कि भारतीय समाज के लोग भी नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ें, और इसका पूरा लाभ अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने कहा जब यही नहीं चाहते तो मैं कह दूँ, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने 1857 आते आते मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की। इतना ही नहीं, कुछ अन्य जगहों पर भी आपका विश्वविद्यालय की स्थापना की, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में स्थापित किया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 1887 में स्थापित किया गया। तो ये कुछ विश्वविद्यालय थे जो कि आज भी उनका अच्छा स्थान है, और वो हमारे भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी ये अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट था वो एजुकेशन सिस्टम में भारतीय समाज में दिखाई दिया, ठीक है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसमें क्या उनका लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, और कैसे इसने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में कह लीजिए या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उसने इम्पैक्ट डाला। तो हम समझेंगे कि असेसमेंट ऑफ ब्रिटिश एफर्ट इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के लिए जो भी ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन सिस्टम में एफर्ट लगाया उसका क्या उद्देश्य था या फिर वो कैसे इम्पैक्ट किया, समझने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट अपना लाभ देख रही थी। गवर्नमेंट लाभ कैसे देख रही थी? वो चाहती थी कि भारतीय समाज के कुछ ऐसा तबका आ जाए जो कि केवल हमारी कठपुतली रहे और हमारे निर्देशों पे चले, और हमें सस्ते दाम पर क्लर्क मिल सकें या फिर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग मिल सकें। उनका बेसिक उद्देश्य यही था। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना लाभ देख रही थी। जो क्लर्क जो था वो उसमें व्यापक डिमांड थी, बहुत ही वास्ट डिमांड थी उसमें क्लर्क बनने की, ठीक है। तो अगर अंग्रेजों को रखते तो बहुत महंगा पड़ता, इसीलिए वो भारतीयों को नौकरी देना सस्ता समझते थे। ये प्राइम मोटिव था आपका एजुकेशन देने का। शिक्षा जो है वो लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आपने पॉलिसी बनाई तो पूरे भारतीय समाज के लिए क्यों नहीं बनाई? आपने ऐसा क्यों किया कि केवल अमीर तबके को या फिर मध्यम वर्ग के तबके को ही आपने उसमें एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया? गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं प्राप्त हुआ? ये सारी बातें उठती हैं। अभी मैं एक आंकड़ा दूंगा तो आप समझेंगे कि कैसे उन्होंने एक तरीके से भारतीय
जो एक बड़ा व्यापक समाज था उसको छल किया उसके साथ, समझिएगा। उन्होंने महिला शिक्षा की स्थिति उसमें काफ़ी दयनीय थी। इसके पीछे दो कारण थे, एक कारण अंग्रेज खुद थे, एक कारण हमारा भारतीय समाज खुद था। क्योंकि हमारा भारतीय समाज दोगलापन की एक दौर से गुजर रहा था, जिसमें वो खुद तो शिक्षित होना चाहते थे, लेकिन महिलाओं को वो समझते थे केवल घर पे रोजी रोटी बनाने के लिए, ठीक है, रोटी कपड़े के लिए वो समझते थे इसको। क्योंकि अंग्रेज भारतीय पुरुषों की मानसिकता से परिचित थे और उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर मान लीजिए अंग्रेज चाहते भी कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, लेकिन वो पंगा नहीं मोल लेना चाहते थे भारतीय उच्च वर्ग के तबकों से, समझिएगा। दूसरी बात, महिलाएं उनको किसी काम की भी नहीं थी, क्योंकि वो क्लर्क के लिए पात्र नहीं थी। उस समय इतना ट्रेंड नहीं था कि महिलाओं को क्लर्क बनाया जाए। 1911 की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा का दर जो था वो इंडिया में 94% लोग अशिक्षित थे, मतलब केवल 6% लोग ही शिक्षित थे भारत में। 1921 की बात कर लो तो उसमें केवल 8% लोग शिक्षित थे, 92% लोग अशिक्षित थे। ये तो आपकी एजुकेशन सिस्टम का दौर चल रहा था, ये भी आप समझ सकते हो। इस तरीके से हमने अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसी एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लागू की गई, उसका असेसमेंट क्या रहा, उसका इम्पैक्ट भारतीय समाज में क्या पड़ा, उसको मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की। और इसी तरह के विश्लेषणात्मक एनालिटिकल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका अंग्रेज़ों के हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स हों, उन सभी को समझने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।